नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक एग्ज़ाम गुरुकुल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीजीटी एमएससी के बारे में। ये स्कीम वैसे तो काफ़ी पुरानी है, ईयर 2000 में लॉन्च की गई थी, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा से बहुत रेलेवेंट रही है। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली ही बैंक ऑफ बड़ौदा के स्केल 3 के एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया था कि जो अग्निवीर को सीजीटी एमएससी गारंटी दी जाती है वो कितने परसेंटेज है। तो ये अभी सोचिए मतलब बहुत रिसेंट का है, और इसमें हमेशा से चाहे वो इसके वो फुल फॉर्म से हो या इसके किसी परसेंटेज से हो या गारंटी फी से हो, ये क्वेश्चंस हमेशा से पूछे गए हैं। अभी हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस साल यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया हुआ है उसमें बहुत सारे इसमें चेंजेस आए हुए हैं। इवन बजट में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है कि जो इसकी ओवरऑल लिमिट है वो इन्हांस कर दी गई है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। ये सन मतलब ईयर 2000 में ये लॉन्च किया गया था इस स्कीम को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी के द्वारा जॉइंटली। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये स्कीम कि ये जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको ये कोलेटरल फ्री लोन दिलाने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट गारंटी लेती है ऐसी इंटरप्राइजेज की एक सर्टेन अमाउंट का, जहाँ पर उनके पास कोई कोलैटरल नहीं होता है लोन लेने के लिए। मतलब कि वो कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ बैंक के पास नहीं मॉर्गेज करवा पाते हैं, या हिंदी में बोलें तो बंधक नहीं रखवा पाते हैं, जिसके बदले में उन्हें लोन मिले। तब वहाँ पर सीजीटीएमएससी जो है वो पिक्चर में आता है और वो गारंटी लेता है उस माइक्रो इंटरप्राइजेस के एक सर्टेन अमाउंट के लोन की। अभी जो रिसेंटली सर्कुलर्स आए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो 3 सर्कुलर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 241, 248 और 249। इसके अलावा और भी कुछ सर्कुलर्स आए थे, बट इन 3 सर्कुलर्स का ही मैंने अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में रेफरेंस लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो गारंटी लिमिट है वो इन्हांस कर दी गई है, 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है। और इस बार जो है जो फ़ी है उसमें भी रिवीजन हुआ है। मतलब जो पहले 5 करोड़ तक की जो फ़ी थी वो मोर देन 1% हुआ करती थी, उसको रिड्यूस करके 1% तक लेकर आए हैं। और 5 करोड़ से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर एक सर्टेन फीस दी गई है। इसके अलावा एक नया सेक्टर मतलब नया इंक्लूजन हुआ है इस स्कीम में ट्रांसजेंडर्स के लिए। उनके द्वारा लेड यूनिट्स जो है वो एलिजिबल हो गई हैं इसमें गारंटी के लिए। और कुछ सेटलमेंट प्रोसेस है वो उसको रिवाइज किया गया है। और को लैंडिंग लॉन्स इसमें भी जो है कुछ नए सर्कुलर्स आए हुए हैं। ये क्या होता है मैं ये आगे फर्दर भी बात करूंगा मैं आपसे कि ये क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस क्या है या को लैंडिंग नॉर्म्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो स्लाइड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि इस बार के अभी ये 16 मार्च को हुआ था एग्जामिनेशन बीओबी का। वहाँ पर ये जो अग्निवीर लेड यूनिट्स हैं इनके बारे में जो है पूछा गया था कि कितने परसेंट तक ये इनको कवरेज मिलता है। 10 दिसंबर को ये जो है सर्कुलर आया था कि 1 अप्रैल 2024 से जो भी गारंटीज इशू की गई हैं उन सब पे ये एप्लीकेबल होगा कि वहाँ पर 90% की कवरेज उनको दी जाएगी। मतलब अगर 100 रुपये का लोन है तो उसमें 90 रुपीज़ का जो लोन है वो गवर्नमेंट उसकी गारंटी ले रही है। ये चेंज आया था और ये एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है अग्निवीर वाला, ये अभी रिसेंट का है। उसके अलावा और क्या चेंज आया है, ये दोनों में एक्चुअली चेंज आया है, विमेंस में, विमेन लेड एंटरप्राइज में और अग्निवीर लेड एंटरप्राइज में। इन दोनों में ही पहले ये 85% हुआ करते थे, अब 90% हो चुके हैं ये। माइक्रो एंटरप्राइजेस का वो एज इट इज़ ही है। बाकी और किसी में तो चेंज नहीं आया है एज सच, लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में चेंज आया है। और उसमें से एक एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी ये आने वाले जो आपका आरआरबी का एग्ज़ाम होगा या आरबीआई ग्रेड बी है या सिट बी का है, वहाँ पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है ये। एनुअल गारंटी फी, ये यहाँ पर 2 स्लैब्स में चेंज आया है इन दोनों स्लैब्स में। तो ये लेटेस्ट जो चेंजेस हैं वो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहले ये मोर देन 1% हुआ करते थे, मतलब 120 इनका मैक्सिमम हुआ करता था, लेकिन अब इसको 1% तक लेकर आए हैं। और 5 to 8 करोड़, जैसे 5 करोड़ से 10 करोड़ वाला जो क्राइटेरिया है, जो स्लैब है, वो तो अभी इसी साल अभी इंक्लूड हुआ है। तो वो उनकी जो गारंटी फ़ी है वो यहाँ पे लिखी गई है। तो ये चारों ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
वैसे तो आप टोटल 7 है, 7 ही याद कर लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये चारों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार एक एक सर्कुलर में ये भी दिया गया है कि जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को अभी तक कोई स्पेशल, मतलब कुछ इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था कि इसको कितना परसेंट देंगे कितना नहीं देंगे, लेकिन ट्रांसजेंडर लेड एमएसएमईज के लिए भी अब एक सर्कुलर आ चुका है कि इन एमएसएमईज को भी 85% की जो है गारंटी दी जाएगी, और इनका जो गारंटी फीस होगा उसमें 10% का एडिशनल कंसेशन मिलेगा। यानी कि अगर इसमें किसी भी कैटेगरी में वो आ रहा है, वो 10 लाख तक में आ रहा है या 50 लाख में, 50 लाख तक में आ रहा है, तो वहाँ पे 10% का उनके, यानी कि 37% है, तो वो फिर कम होके उनको जो है 27% हो जाएगा। 55% है यहाँ पे, 0.55% है, तो ये 0.45% हो जाएगा। ये जो है उसमें एक्स्ट्रा 10% का इनको जो है कंसेशन मिल जाएगा। अब इसमें एक फर्दर चेंजेस और आए हुए हैं कि ऐसे लोन केसेस जो डिक्लेयर फ्रॉड कर दिए गए हैं, मतलब जिनको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर वो SMA 2 में विद इन 90 डेज आ जाता है। जैसे SMA 0 होता है, SMA 0 हो गया, उसके अलावा जो है SMA 1 है, और SMA 2 है। SMA 0 जो है वो 1 to 30 डेज के अंदर जो आते हैं केसेस, उनको कहा जाता है जो डेलिक्वेंट हो जाते हैं। SMA 1 जो 31 से 60 डेज तक, और SMA 2 जो 61 से 90 डेज तक। यानी कि वो लोन जो है वो अभी डिसबर्स हुआ है और जस्ट उसके 90 डेज के अंदर ही वो SMA 2 में आ चुका है अगर वो, तो फिर उनको भी कोई गारंटी नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, वो इन्वोक कर लिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। अच्छा, अब जो है एक क्राइटेरिया आ गया कि प्राइमरी सिक्योरिटी क्रिएशन का एक क्राइटेरिया आ चुका है। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? अगर जो लोन दिया गया, सपोज करिए किसी को लोन दिया गया है जो है वो, लेट सपोज कोई एग्रीकल्चर यूनिट है जिसको कहा गया, कोई राइस मिल है, तो राइस मिल है तो उसने मशीनरी खरीदी, कुछ ऐसा कुछ परचेज किया, कोई प्लांट लगाया, तो वो जो प्लांट लगाया या जो मशीनरी खरीदी वो बैंक के पास जो है वो मॉर्गेज होगी। मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी उसको कहते हैं जो लोन के पैसे से क्रिएट किया गया है। तो लोन के पैसे से जो जो भी आपका एसेट क्रिएट होता है वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, और वो बैंक के पास मॉर्गेज रहेगी। और जो सेकेंडरी होती है उसी को कोलेटरल हम कहते हैं बेसिकली, मॉर्गेज जो है करने के लिए। तो जैसे कोई प्रॉपर्टी देता है, कोई और कोई ऐसी कोई एग्रीकल्चर लैंड दे रहा है या कुछ ऐसा दे रहा है, तो वहाँ पर जो है वो सेकेंडरी सिक्योरिटी में आता है बेसिकली। जो क्लेम्स हैं वो 75% तक के क्लेम्स तो विद इन 30 डेज वो दे दिया जाता है, और 25% का जो है क्लेम्स है वो पोस्ट रिकवरी या वन टाइम सेटलमेंट जब हो जाता है, तो उसका एक टेन्योर है 3 इयर्स का। कि 3 इयर्स मतलब 3 साल तक जो है आपको, मतलब वो उस पर अटेम्प्ट करना है रिकवरी का, उसके बाद ही आप जो है इसको जो रेस्ट बची हुई सिक्योरिटी वो आप क्लेम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है सब्रोगेशन, यानी रिकवरी प्रोसीड्स जो है वो प्रोपोर्शनली शेयर की जाएंगी। अब यहाँ पे ये क्या पॉइंट है, इसका थोड़ा समझा देता हूँ मैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा पहले के स्लाइड्स में कि जो है जो गारंटी है वो अप टू 90% तक की है या 85% तक की है। ये क्यों नहीं 100% है? मतलब जब 95% दे रहा है और एडिशनल 5% और दे रहा है गवर्नमेंट जो है, मतलब सिडबी इसको कह रही है कि एडिशनल 5% हम आपको और दे देंगे अगर वो क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो फिर वो 100% ही दे सकती है। 95% तक जब वो देने को रेडी है तो वो 100% तक क्यों नहीं दे सकती? रीज़न इसका ये है कि फिर इस केस में जो बैंक्स हैं या जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मतलब उनके लिए तो लोन 100% सिक्योर हो गया, उनको कस्टमर ने नहीं दिया तो जो है वो गवर्नमेंट से ले लेंगे पैसा। लेकिन फिर उस केस में क्या होता है, फ्रॉड्स होने के या जो रॉन्ग कस्टमर सिलेक्शन है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बैंक को अपना कुछ लॉस नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ पर ऐसे केसेस में रॉन्ग कस्टमर सिलेक्शन या फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर इस केस में क्या होता है कि जब उनको 90% कहा जाता है या 85% या 75% तक की ही गारंटी उनको मिलती है, तो 25% या 20% या 15% जब उनको अपने तरफ से भी वो लोन देना होता है, तो फिर वहाँ पर कस्टमर सिलेक्शन वो बहुत ध्यान से करेंगे कि भाई अगर
100 रुपये डूबेगा तो उसमें से 15 रुपये या 20 रुपये जो है वो उनका भी जाएगा, मतलब बैंक का भी जाएगा, यानी लेंडिंग इंस्टीट्यूट का भी जाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं जा रहा है। तो फिर उनका उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी पे जो है ये इशू आएगा। तो इसलिए जो है ये कभी भी 100% नहीं दिया जाता है वहाँ पर, फिर ये फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पर ये दिया गया हुआ है जो लास्ट पॉइंट है सब्रोगेशन वाला, मतलब ये होता है कि इसमें जो केस हुआ, लोन केस हुआ, वो तो बैंक ने किया, उसको तो बैंक ही करती है कभी भी, बैंक या जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं एनबीएफसी या इस टाइप के जो लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे वो करेंगे। लेकिन जब गारंटी कौन लेता है उसकी, वो एक गवर्नमेंट ले रही है या सिडबी ले रही है सीजीटीएमएससी के थ्रू। वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आ गई जो कि गारंटी ले रही है उस लोन की। सब्रोगेशन मतलब प्रतिस्थापन होता है हिंदी में, मतलब वो उनको प्रतिस्थापित कर देती है, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर देती है कि वहाँ पे गारंटी लेने के लिए। तो ऐसे केसेस में जब रिकवरी होती है लोन की और उस पर्टिकुलर लैंडिंग इंस्टीट्यूट ने क्लेम कर लिया है अपनी जो गारंटी है, मतलब उसने कहा कि साहब ये लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, अब इसमें से आपकी 75% 80% आपकी आपने गारंटी लिखी है, तो डिफ़ॉल्ट जो अमाउंट है उसमें से 85% आप हमको वापस कर दो। ऐसे केसेस में जो रिकवरी होगी, ऐसा नहीं है कि वो सबसे पहले सीधे बैंक अपने पास रख लेगा, उसको भी वो जो रिकवरी करेगा फर्दर, क्योंकि 25% तो 3 साल के बाद मिलना है उसको, जो इस बीच में जो रिकवरी होगी वो सीजीटीएमएससी के पास में और बैंक के पास में वो प्रोपोर्शनली शेयर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है बैंक अपने पास पहले अपना 20-25 रुपये है उसको कवर करने की कोशिश करेगा फिर सीजीटीएमएससी को देगा, ऐसा नहीं होगा। पहले वो बैंक जब भी जो भी रिकवरी करेगा उसमें कॉमन मतलब जो प्रोपोर्शनल होगा, जो शेयरिंग होगी वो दोनों के लोन के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होगी, यानी कि अगर वो 75% और 25% है, तो जो भी पैसा वो रिकवर करेगा बैंक, पहले उसका 3 हिस्सा वो सिस्टमेसी को जाएगा, एक हिस्सा उसके पास रहेगा। ये बेसिकली इसका इस पॉइंट का मतलब है। को लैंडिंग फ्रेमवर्क इन्हांसमेंट, ये एक थोड़ा सा इसमें जो है कुछ चेंजेस आए हुए हैं। बेसिकली इसमें जो है ये कहा गया है कि आपकी जो गारंटी फीस है, मतलब बेसिकली को लैंडिंग है क्या, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। जिसे क्रेडिट गारंटी की ना 3 इस तरीके से स्कीम आई थी, CGS1, CGS2 और CGS3। CGS1 जो है वो बेसिकली बैंक के बारे में है कि बैंकों को कैसे काम करना है। CGS2 जो है वो एनबीएफसीज के बारे में है कि एनबीएफसी को काम कैसे करना है। और CGS3 जो है वो को लैंडिंग के बारे में है। अब एनबीएफसी जो होती हैं, चूँकि मोस्टली बहुत रेयर होती हैं एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट टेकिंग होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो एनबीएफसीज होती हैं वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती हैं। तो जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं वो लेंडिंग के लिए पैसा कहाँ से लाती हैं, वो तो कहीं ना कहीं से लेकर आती होंगी पैसा, तो वो बेसिकली बैंक से बोरो करती हैं। जब बैंक से उन्होंने बोरो किया और फर्दर वो उसको लेंड करती हैं एमएससीज को, तो ये को लैंडिंग फ्रेमवर्क है। इसके लिए भी आरबीआई ने एक गाइडलाइन दिया हुआ है। वहीं पर ये उसने दिया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि पहले ये नहीं था कि जो एनुअल गारंटी फ़ी थी को लैंडिंग की, वो थोड़ा सा अलग हुआ करता था, लेकिन बैंक ने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, आप इसको जो CGS1 यानी कि जो बैंक्स जैसे गारंटी फ़ी ले रहे हैं आप वैसे ही लीजिए। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि ज़्यादा अर्निंग के लिए वो कुछ गारंटी फ़ीस एक्स्ट्रा ले लिया था या कुछ एक्स्ट्रा कर देते थे। इसमें एक चीज़ और है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम 21% तक जा सकता है इसमें, इस को लैंडिंग के केसेस में। मतलब ये मैं इससे ऊपर नहीं दे सकते 21% से ऊपर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो को CGS1 है उसमें कोई लिमिट नहीं है, हालांकि बैंक तो जो है वो बैंक रेट के थ्रू ही देते हैं, तो उनका तो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है इसके कंपैरिजन में, मतलब बहुत चीपर होता है लोन। बट को लैंडिंग के केसेस में थोड़ा सा वो मतलब ज़्यादा कॉस्टली तो है, लेकिन हाँ उसमें एक लिमिट दी हुई है कि आप 21% से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि थोड़ा सा रिस्क शेयरिंग, स्ट्रक्चर्ड रिस्क शेयरिंग हो जा रही है। मतलब ऑब्वियसली फिर बैंक भी जो है देख रहा है, समझ रहा है कि हाँ भाई मतलब सही जगह पैसा जाए, सही एनबीएफसीज को जाए। दूसरा एक यहाँ पे ये जन समर्थ दिया हुआ है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और इसका ऐप भी है और वेबसाइट भी है। और 14 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम से जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनको आप वहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, मतलब वो कौन कौन ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो CGTMSE के थ्रू लोन दे सकते हैं।
तो एक तो जो CRAR है वो 12% होना चाहिए शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, और 9% अदर्स के लिए, यानी जो बैंक्स हो गए या RRBs हो गई इनके लिए 9% है, और जो शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसको जो है 12% रखा गया है। ग्रॉस NPA जो है वो अदर्स के केस में 7% है, मतलब उससे कम होना चाहिए, चाहे वो NBFC हो चाहे बैंक्स हों, लेकिन RRBs के केस में कहा गया कि जो नेट NPA है आपका वो 10% से कम होना चाहिए, तभी आप CGTMSE के केसेस को कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। और जो प्रॉफिट है वो आपका लास्ट 3 इयर्स में एटलीस्ट 2 इयर्स आप प्रॉफिटेबल हो, तभी आप जो है CGTMSE के लिए आप जा सकते हैं। तो अब इम्पैक्ट क्या है इसका, एक तो ये पहले सबसे पहले आप समझिए कि ये आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो IBPS का SO एग्ज़ाम हो, या अभी SBI का होने वाला है एग्ज़ाम, या RRB का है, या मतलब कोई भी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं, आपको इनको समझना है, पढ़ना है। नोट्स पहली बार में मत बनाइएगा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, फर्स्ट टाइम में नोट्स मत बनाइएगा, पहले आप सुनिए लेक्चर को समझिए, सेकेंड या थर्ड टाइम जब आप पढ़ रहे हो तब आप जो है नोट्स बनाइएगा, तभी आपको वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अदरवाइज फिर वही होगा कि आप जो सुनते जाएंगे जो देखते जाएंगे आप सब लिख लेंगे, और सारा काम का नहीं होता है बेसिकली। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं कि टिकट साइज़ जो है वो आपका बढ़ चुका है, क्लेम प्रोसेस वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है, इंक्लूजन ड्रिवन मतलब ज़्यादा सेक्टर्स को, जैसे अभी ट्रांसजेंडर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ये आपके इंटरव्यू के लिए और रिटर्न के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो CGTMSE जो है ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया है, ग्रोथ फोकस्ड हो गया है, ज़्यादा स्मार्टर एक तरीके से कह सकते हैं। और ये जो सर्कुलर्स जो आए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको, इस वीडियो को या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, प्लीज़ आप लेकिन पढ़ के ज़रूर जाइएगा, बहुत थॉरो पढ़ के जाइएगा। और दैट्स ऑल। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन हो इस स्कीम से रिलेटेड या बैंकिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू।